दोस्तों फाइनली उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी वे सभी मजदूर मेडिकल सर्विलेंस के अंदर है। और अल्टीमेटली मैं तो यही कहूंगा कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया और इसी के साथ कई लोगों की नज़र में सरकार और प्रशासन हीरो बन गए। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी मीडिया पेजेस और न्यूज़ चैनल से मिसिंग है एंड आई एम श्योर आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि इस हादसे का अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है। आखिर किसकी गलती की वजह से इन वर्कर्स को 17 दिन टनल में फंसे रहना पड़ा। क्या वर्कर्स खुद जिम्मेदार है इस हादसे के या फिर सरकार व प्रशासन की लापरवाही की वजह से मजदूरों को 17 दिन इस टनल में फंसे रहना पड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको आगे वीडियो में, पर उससे पहले समझ लेते हैं कि उत्तरकाशी टनल कहां पर लोकेटेड है और आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दोस्तों केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है चारधाम परियोजना और इस प्रोजेक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तराखंड में लोकेटेड 4 मेन रिलीजियस स्पॉट केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, जिनको पॉपुलरली चार धाम के नाम से जाना जाता है, सरकार इन चारों स्पॉट्स को हाईवेज के थ्रू कनेक्ट करके ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहती है। और इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि उत्तराखंड में रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। और इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है उत्तरकाशी में बन रही सिलकियारा बारकोट टनल एंड इस टनल का 50% काम ऑलमोस्ट हो चुका था। बट अब 12 नवंबर को क्या होता है कि 41 वर्कर्स टनल के आगे की खुदाई करने के लिए टनल की एंट्रेंस से 260 से 265 मीटर के लगभग अंदर जाते हैं और उतने में क्या होता है कि पीछे से टनल लैंडस्लाइड की वजह से कोलैप्स हो जाती है और यह हादसा हुआ टनल की एंट्रेंस से लगभग 200 मीटर के अंदर। और इस वजह से जो वर्कर्स थे उनका एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गया और वर्कर्स उस 50 से 60 मीटर की रेंज में ब्लॉक हो गए टनल के अंदर ही। हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीम्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम्स ने सबसे पहले नैरो पाइप्स मतलब पतले पतले पाइप्स के थ्रू मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाने को पहुंचाया और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने का प्रोसेस चालू हो गया। इनिशियली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके वर्कर्स को निकालने का प्लान किया गया बट ये मेथड फेल हो गया। उसके बाद फाइनली वर्टिकल ड्रिलिंग करके वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया है एंड एट द एंड ऑफ द डे मीडिया ने सरकार और प्रशासन को हीरो बना दिया। पर एक भी मीडिया चैनल ने इस क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं किया कि आखिर इस हादसे का रेस्पॉन्सिबल कौन। अगर इस इंसिडेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो यह क्लियरली विजिबल है कि गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना पर एक हाई पावर कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के चेयरमैन रवि चोपड़ा और कमेटी मेंबर्स ने क्लियरली कहा था कि इस हाईवे की विड्थ मैक्सिमम 5 से 7 मीटर के आसपास होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है। बट गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशंस को इग्नोर करते हुए इस हाईवे की विड्थ रखी ऑलमोस्ट 12 मीटर। अब एक्चुअली ऐसे केसेस में होता क्या है कि नेता अपने चुनाव प्रचार में लोक लुभावनी घोषणाएं कर देते हैं कि हम बड़े बड़े हाईवेज बनाएंगे वगैरह वगैरह, बट उसको धरातल पर लागू करना प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इस वजह से प्रशासन नेताओं के प्रभाव में या नेताओं के प्रेशर में जो पॉसिबल रिस्क होती है उनको इग्नोर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जब भी 3 किलोमीटर की लेंथ से ज्यादा की कोई बड़ी टनल बनती है तो वहां पर एक एस्केप रूट होना ही चाहिए। एस्केप रूट मतलब कि एक अल्टरनेट रूट, ताकि यदि कोई हादसा हो तो वर्कर्स को वहां से बाहर निकाला जा सके। बट यहाँ पर सिलकियारा टनल को अपन देखें तो ये 4.5 किलोमीटर के आसपास है और 4.5 किलोमीटर की होने के बावजूद भी इसमें कोई एस्केप रूट या अल्टरनेट रूट नहीं था। और यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सामने दिखती है कि उन्हें पता था कि यहाँ कोई एस्केप रूट नहीं है, फिर भी उन्होंने इसको इग्नोर किया। इसके अलावा इस टनल का निर्माण नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये वही कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो नागपुर से मुंबई के बीच में समृद्धि एक्सप्रेसवे बना रही है और इस एक्सप्रेसवे पर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सीडेंट में 20 मजदूरों की जान चली गई थी। सरकार को ये बात पता होने के बावजूद भी सरकार ने नवयुगा इंजीनियरिंग के साथ टनल कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया। और मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तब एक और बात पता चली कि इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज के अनुसार जब भी कोई लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सरकार को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। इसके थ्रू एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और अगर एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए हार्मफुल है तो वो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस से बचने के लिए सरकार ने लगभग 900 किलोमीटर लंबे इस चारधाम प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और इस टाइप से सरकार ने साइंस और एनवायरनमेंट को साइडलाइन कर दिया। और इन सभी फैक्ट्स से ये तो क्लियर है कि सरकार की लापरवाही की वजह से मजदूरों को यह हादसा फेस करना पड़ा। और इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा कोट है दैट नेग्लेक्टिंग नेचर इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ डेट फ्यूचर जनरेशन विल इनहेरिट।
इसका मतलब ये है कि आज की जनरेशन जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, उससे कई ज्यादा फ्यूचर जनरेशन को इन रिटर्न पे करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ उत्तरकाशी की सिलक्यारा और बारकोट टनल। दोस्तों, आपको क्या लगता है और कौन जिम्मेदार हो सकता है इस हादसे के पीछे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।